फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है क्योंकि बंगाल का चुनाव केंद्र में है और बंगाल के चुनाव को लेके अनेक किस्म की बातें, अनेक किस्म के वायदे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और बीजेपी के नेता जब बंगाल को लेकर अनेक किस्म के वायदे कर रहे हैं तो हमें ये जानने का पूरा हक है कि वास्तव अर्थों में बीजेपी के लोग, खासतौर पर नरेंद्र मोदी, बंगाल के साथ में किस तरह का दुराचरण कर रहे हैं। बंगाल के साथ में अगर बंगाल में सरकार आती है बीजेपी की तो वो क्या करेंगे, इसका एक टेस्ट केस विश्व भारती है। विश्व भारती एक विश्वविद्यालय है और बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसका कि सोशल साइंस, कल्चर, इसमें बहुत बड़ा, मतलब बड़ी उच्च कोटि के आइकॉन उस विश्वविद्यालय ने हमको दिए हैं। और ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात रही है कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने तरीके से सारे देश के चुने हुए इंटेलेक्चुअल्स को वहां आमंत्रित करके इकट्ठा किया था। और वो एकदम जंगल था। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो वे उस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। नरेंद्र मोदी बंगाल को कैसे देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी बंगाल के साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, इसको जानने के लिए सिर्फ विश्व भारती को जानना काफी होगा। हम लोग कहते हैं ना कि एक चावल से पता चल जाता है कि चावल सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी पका है कि नहीं पका है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ में जिस तरह का दुराचरण किया, लोग नहीं समझ रहे थे कि इस दुराचरण का मतलब क्या है। तब भी मैंने ये बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ में जब नरेंद्र मोदी दुराचरण कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी वहां अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले बोल रहे हैं, वहां छात्रों, शिक्षकों को उत्पीड़ित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि वो पूरे देश के साथ में अब एक उत्पीड़क के तौर पर पेश आएंगे। और वो आए। उसी तरह नरेंद्र मोदी अपने आचरण से विश्व भारती के साथ में जो कर रहे हैं उसे देखा जाना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग विश्व भारती में जो कुछ घट रहा है उसके बारे में एकदम नहीं जानते। हम में से अधिकतर लोगों की कोई जानकारी नहीं है। एक सेकंड, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि विश्व भारती कोई विश्वविद्यालय जिसको कि हम रख सकते हैं। वर्चुअल कन्वोकेशन के वर्चुअल अपने कम्युनिकेशन के जरिए उसके सेंटनरी पर्व को सेलिब्रेट किया था और उद्घोषणाएं भी की थी। नरेंद्र मोदी, मैं बार बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं बोलते। वो जो बोलते हैं वो जैसे रावण के 10 चेहरे थे, ऐसे नरेंद्र मोदी के भी 10 चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं वह है, योगी जो बोल रहे हैं वह भी नरेंद्र मोदी, और राजनाथ सिंह जो बोल रहे हैं वह भी नरेंद्र मोदी है, और रमेश पोखरियाल जो बोल रहे हैं वह भी नरेंद्र मोदी है, और जो नरेंद्र मोदी का मोहरा जो विद्युत चक्रवर्ती व वाइस चांसलर बना के बैठाया गया वह भी नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी खाली पीएम नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी एक एक मोहरे के जरिए बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो साधारण कार्यकर्ता है वह जो बोलता है, वो कहने के लिए उसकी अपनी कार्यकर्ता की आवाज है, लेकिन वो कार्यकर्ता की आवाज नहीं है, वह नरेंद्र मोदी की आवाज है।
तो नरेंद्र मोदी से काट के न तो उसके कार्यकर्ता को देखा जा सकता है, न उसके द्वारा अपॉइंटेड वाइस चांसलर को देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी का टेस्ट होगा उसके जो लोग हैं, वे जो नीचे आचरण कर रहे हैं, उनके आधार पर होगा। नरेंद्र मोदी के लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ में जो दुर्व्यवहार किया, जो उत्पीड़न किया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, जो उसकी इमेज को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की, वो आप सब लोग जानते हैं। और नरेंद्र मोदी के इस काम में वहां शिक्षकों के एक समूह ने नरेंद्र मोदी की मदद की, ये भी आप जानते हैं। लेकिन विश्व भारती में एक पिक्यूलर चीज घटी। विश्व भारती में नरेंद्र मोदी के लिए, उनके द्वारा अपॉइंटेड वाइस चांसलर के लिए भाड़े के मजदूर भी नहीं मिले। वहां शिक्षकों का कोई सपोर्ट नहीं मिला। बड़ी संख्या में प्रयत्न करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने लिए भाड़े के शिक्षक जुगाड़ नहीं कर पाए। विश्व भारती को लेकर नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि मैं, जो उन्होंने सेंटनरी सेलिब्रेशन में जो अपनी वर्चुअल स्पीच दी, उसमें कहा था, इंटरनेट पर है वो, बंगाली जाति जो, और बंगाली जाति के वे लोग जो नरेंद्र मोदी के नशे में डूबे हुए हैं, उनके लिए मैं खासतौर पर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी को अगर आपने इस बार गंभीरता से नहीं लिया तो नरेंद्र मोदी आपको नरक में फेंक देगा। अभी तो वहां पर, जिसे बंगाल के लोगों की एक पीड़ा है ना, जो बार बार टेलीविजन और तमाम किस्म की वाइट्स के जरिए आ रही है, वो पीड़ा क्या है? बंगाल के लोग पोस्तो खाना पसंद करते हैं, और पोस्तो की कीमत हो गई 1400 रुपया किलो। बंगाल के लोग कैसे जिएंगे? बंगाल के लोग पोस्तो के अलावा एक और चीज खाना पसंद करते हैं, बेइंतहा पसंद, मूंगफली का तेल, और अभी 160 रुपया किलो है। सिर्फ ये दो चीजें काफी हैं नरेंद्र मोदी को समझने के लिए कि नरेंद्र मोदी बंगाल के प्रति किस तरह की दृष्टि रखते हैं। आप महंगाई के डिटेल्स में, अर्थशास्त्र के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं साधारण सी चीज जिसके जरिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी ने जो सिस्टम पिछले 7 साल में विकसित किया है, वो एकदम जनता का विरोधी सिस्टम है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे जो एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं, ये विश्व भारती के सेंटनरी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि वह रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों से मिलती जुलती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के शिक्षा को लेकर जो विचार थे, उनका पालन करते हुए कर रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी का पूरा जोर किस बात पर है? प्रत्येक विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तमाम किस्म के पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर किस चीज पर है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी ने लागू की है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जोर है, मुख्य जोर है कि शिक्षा को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, विश्वविद्यालयों को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कभी प्राइवेटाइजेशन की हिमायत ही नहीं की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर तो इसके पक्ष में थे कि शिक्षा को सबके लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी राज्य की है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लिखने पढ़ने से क्या लेना देना? वो क्या जाने रविन्द्र? वे तो सिर्फ इतना जानते हैं कि वहां अगर वो विश्व भारती को एड्रेस कर रहे हैं तो ठीक है, रविन्द्रनाथ का नाम ले लो। वो अगर मथुरा में एड्रेस कर रहे हैं तो कृष्ण का नाम ले लो। वो कृष्ण को भी नहीं जानते। अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या में राम का नाम ले लो। उन्हें अयोध्या के बारे में भी नहीं मालूम और राम के बारे में भी नहीं मालूम, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक कल्ट है, उसकी मूर्खताएं।
रविन्द्रनाथ ने एक बार कहा था कि हमारे देश में जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये मूर्खताओं के प्रति और मूर्ख के प्रति जनता में बेइंतहा आकर्षण होता है। और वो चीज बाई चांस की बात है कि इस समय पूरे देश में हम लोग महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मूर्खताएं सबसे ज्यादा प्रशंसनीय और सबसे ज्यादा उसके लिए लड़ने झगड़ने वाले और जान देने वाले मौजूद हैं। मूर्खता के प्रति इतना आकर्षण हमने पहले जीवन में कभी नहीं देखा। तो नरेंद्र मोदी की जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति का रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि रविन्द्रनाथ दृष्टिकोण के साथ घनघोर विरोध है और बैर भाव है। बात करते समय, नरेंद्र मोदी के आचरण पर बात करते समय एक चीज ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी पढ़ते नहीं है। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आइकॉन है मूर्खता के। तो जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत महान विचारक हैं, वो गलतफहमी के शिकार हैं। एक और चीज, चूंकि नरेंद्र मोदी के अंदर ये बीमारी है और बंगाल के चुनाव चल रहे हैं, तो वो बीमारी थोड़ी सी और ज्यादा सरफेस पर आ गई है। वो ये है कि अपने को रविंद्रनाथ का असली अनुयायी घोषित करने की बीमारी। मैं विश्व भारती के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। पिछले 7 साल में उन्होंने पूरे देश के साथ किया, उसे देखिए। रविंद्रनाथ ने अपने प्रत्येक लेखन में, प्रत्येक राइटिंग में, प्रत्येक निबंध में, प्रत्येक भाषण में, प्रत्येक प्रवचन में सत्य की हिमायत की और सत्य को बार बार अपने रेखांकित किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा तो सत्य के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने तो असत्य को और झूठ को बार बार रेखांकित किया, बार बार उसका इस्तेमाल किया। और किसके लिए इस्तेमाल किया है? झूठ का इस्तेमाल किया है कि लोगों की आत्मा को कलुषित करने के लिए। हमने राजनीति की थी, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं की थी कि लोगों की आत्मा को कलुषित किया जाए। और किससे? झूठ से। राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन झूठ का बवंडर नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण के साथ में नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का कोई मेल नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जो मन में आती है बोलते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों में कोई प्रतिवाद करने की परंपरा ही खत्म हो गई है। अगर बुद्धिजीवी तत्काल प्रतिवाद करें, आजकल रियल टाइम टेक्नोलॉजी का युग है, आप वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं। हर लेखक शिक्षक के पास में मोबाइल है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, इंटरनेट का कनेक्शन है हर एक के पास में। मैं इंटरनेट पर सर्च करके देख रहा था कि एक व्यक्ति सरेआम झूठ बोल रहा है कि मैं रविन्द्रनाथ के विचारों का अनुयायी हूं। कितने लोगों ने उसका प्रतिवाद किया है? कितने लोग उसके खिलाफ बोले? जीरो। तो नरेंद्र मोदी को तो लगेगा कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, जबकि हमें मालूम है नरेंद्र मोदी की स्टाइल है ये। चूंकि बंगाल जा रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लो, सुभाष चंद्र बोस का नाम लो, और भी 2-4 जो लोग हों उनके नाम लो, रामकृष्ण परमहंस का नाम लो, विवेकानंद का नाम लो। बनारस जाएंगे तो मदन मोहन मालवीय का नाम लो। इसीलिए ये जो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास की जो मनोदशा नरेंद्र मोदी की और वक्तृत्व कला का जो
क्रक्स है, कोर है, वो बहुत खतरनाक है। और इसने मूर्खता का महिमा मंडन किया है, लोगों के अंदर मूर्खता के प्रति आकर्षण पैदा किया। लोग पागल है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो पागलपन अभी थमा नहीं है, वो थमेगा भी नहीं। हिटलर ने जर्मनी में यही पागलपन पैदा किया था। हिटलर ने पूरी की पूरी मानवता के 2 करोड़ मनुष्यों की हत्या कर दी थी। हिटलर का नशा नहीं उतरा, मूर्खता का नशा। अफीम के नशे वाले को ड्रग एडिक्शन करके निकाल सकते हैं, एंटी ड्रग एडिक्शन की दवाएं देकर निकलवा सकते हैं, लेकिन मूर्खता के नशे को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिसने मूर्खता के प्रति अपने को बांध लिया है वो तो फिर मूर्खता का एकदम अनन्य भक्त हो चुका है। और भारत की परंपराएं और भारत के नागरिक मूर्खता के प्रति आकर्षित होने के लिए बदनाम रहे हैं। तो जरूरत किस बात की है कि नरेंद्र मोदी जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके बयान को परखा जाना चाहिए, वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उसका प्रतिवाद किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरेआम झूठ बोल रहे हैं और बंगाल में जाके झूठ बोल रहे हैं। बंगाल की जनता के सामने, जो कि इंटेलेक्चुअली राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा जागरूक जनता मानी जाती है, और वे कह रहे हैं कि वे जो नई शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है वह जी नहीं। की धुरिया झूठ, कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो कि चिंता की चीज है, मेरे लिए चिंता की चीज है, आप लोगों के लिए भी चिंता की चीज होनी चाहिए, कि मूर्खता और मूर्खतापूर्ण बयानों के लिए विख्यात व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और वो सारे देश को प्रदूषित कर रहा है अपने विचारों से। मैं जो आपके बीच में प्रोग्राम करता हूं, मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे जनप्रियता हासिल करनी है, मुझे सरकार से या विपक्ष से, लेफ्ट से या राइट से, ममता से या समता से, किसी से मुझे कुछ लेना, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे चिंता यह है कि एक नागरिक के नाते हमारे अंदर ये जो नागरिक चेतना है, जिसका कि सत्य के प्रति आकर्षण होता है, उस सत्य के प्रति आकर्षण को हमने नष्ट कैसे कर दिया। मैं इस चीज से व्यथित हूं और चिंतित हूं। इसलिए बीच बीच में आपके बीच में ये जो प्रोग्राम है मैं लेके आता हूं कि नरेंद्र मोदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ में अपनी तुलनाएं शुरू कर दी हैं, तो इन तुलनाओं के पाखंड को नष्ट किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की जो दाढ़ी है, जिसको कि देख के बार बार मीडिया ये जो कहता है कि नरेंद्र मोदी टैगोर की तरह बनना चाहते हैं, जी नहीं, वे टैगोर की तरह नहीं बन सकते। वो लाख दाढ़ी पहन लें और लाख और कपड़े पहन लें, वो टैगोर नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी का संबंध है नानाजी देशमुख की दाढ़ी के साथ, टैगोर की दाढ़ी के साथ नहीं। टैगोर की दाढ़ी लंबी थी, आप ध्यान से देखिए। टैगोर सत्य बोलते थे और सत्य के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने सत्य बोलने के लिए महात्मा गांधी के विचारों तक को चुनौती दी। नरेंद्र मोदी में तो साहस ही नहीं है। नरेंद्र मोदी में तो इतना साहस नहीं है कि वो कहें खुल के कि मैं आरएसएस का वर्कर रहा हूं और मैं आरएसएस के उपदेशों को हिंदुस्तान में लागू करूंगा। कहें खुल के। क्यों झूठ बोलते हैं कि हम पटेल के अनुयायी, गांधी के और पटेल के अनुयायी होने से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी में साहस नहीं है। नरेंद्र मोदी में सच बोलने का साहस नहीं है, अपने विचारों को खुल के बोलने का साहस नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी तरह तरह के आवरण का इस्तेमाल करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने विचारों को कहने के लिए किसी आवरण का इस्तेमाल नहीं करते थे।
उनको महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद से और उनके विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने के आंदोलन से ने रविन्द्रनाथ टैगोर को देशद्रोही नहीं कहा। और इस देश में तो अभी हालत यह कर दी है इन लोगों ने कि जिन लोगों ने इनके राष्ट्रवाद को चुनौती दी, उसके खिलाफ में लोगों को जागृत करने की कोशिश की, उन लोगों के खिलाफ में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे जगह जगह लगा दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर उनमें से थे जो कि खुल के अपनी बात कहते थे, जो मन में था वही कहते थे। नरेंद्र मोदी की तरह पाखंडी नहीं थे। नरेंद्र मोदी के हृदय में रहते गोलवलकर और हेडगेवार, लेकिन जवान पर रखते हैं वो पटेल को और गांधी को। नरेंद्र मोदी के आचरण में रहते हैं आरएसएस के सिद्धांत। संविधान नहीं, नरेंद्र मोदी के आचरण में रहते हैं की पूजा ही नहीं की, सम्मान ही नहीं किया उसका। टैगोर के साथ में तुलना कैसे हो सकती है? एक और चीज, और बहुत महत्वपूर्ण चीज, टैगोर की जो विशेषता थी वो क्या थी? किसके लिए टैगोर जाने जाते हैं? टैगोर ने जो विश्वविद्यालयों के बारे में परिकल्पना पेश की वो क्या की? कैसा विश्वविद्यालय होना चाहिए? नरेंद्र मोदी ने जो परिकल्पना पेश की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो कैसा विश्वविद्यालय होना चाहिए आप देखिएगा। मैं उसमें लिख चुका हूं और मैं उसमें बोल भी चुका हूं, इसलिए भी रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बता रहा हूं और बहुत बुनियादी चीज। टैगोर के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों का काम है कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने आए और जो विश्वविद्यालयों में पढ़ के प्रति प्रेम हो और उसको पाने की उनके अंदर इच्छा शक्ति हो। मनुष्यत्व की चेतना के निर्माण के औजार हैं विश्वविद्यालय। वो इंजीनियर, डॉक्टर, वो प्रयोजन मूलक लोग बनाने के औजार नहीं है विश्वविद्यालय। नरेंद्र मोदी को तो ह्यूमनिज्म से और मानवता से एकदम नफरत है। नरेंद्र मोदी मानवता को पसंद ही नहीं करते और मानव अधिकारों के पक्ष में खड़े होने वाले इंटेलेक्चुअल्स को पसंद नहीं करते। तो टैगोर से विचार कैसे मिल सकते हैं नरेंद्र मोदी को? टैगोर के विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी के विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण कैसे मिल सकता है? तो वे गलतफहमियां जो नरेंद्र मोदी ने पाली हुई हैं और जिसको मीडिया पुष्पित और पल्लवित करता है, उसको हर क्षण रियल टाइम में चुनौती दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय का दूसरा काम क्या है? विश्वविद्यालय का दूसरा काम यह है कि वह जो साधारण लोग वहां पढ़ने आते हैं उनके चित्त के उद्दीपन का काम करे। हमारे यहां तो चित्त के सुलाने का काम किया जाता है, चित्त के उद्दीपन का काम नहीं किया जाता। और अभी तो डंडा मार मार के सुलाया जा रहा है। जो जगे हुए लोग हैं उनको सो जाओ। विश्वविद्यालय को नरेंद्र मोदी ने भाड़ों की एक तरह से कैंप में कन्वर्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रतिवाद न कर सकें, कॉलेज के शिक्षक प्रतिवाद न कर सकें। दिल्ली में शिक्षक जो है वो पिछले कई महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षकों के अधिकारों पर लगातार हमले हुए हैं। तो रविन्द्रनाथ के दृष्टिकोण से और उनके विश्वविद्यालय संबंधी दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का एकदम कोई लेना देना नहीं है, कोई साम्य नहीं है।
अब मैं जो बात जहां से शुरू करनी है मुझे, यह परिप्रेक्ष्य है जिसमें कि नरेंद्र मोदी के नीचे जो दुराचरण, जिसे हम लोग राजनीतिक दुराचरण कहते हैं, उस राजनीतिक दुराचरण को और जो उत्पीड़न है, जो एकेडमिक उत्पीड़न है, उसको हम देख सकते हैं। अगर बंगाल की जनता ने गलती की, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने गलती की, तो जो दुर्दशा विश्व भारती की हो रही है उससे भी ज्यादा भयानक दुर्दशा पूरे बंगाल की होगी। विश्व भारती की दुर्दशा क्या हो रही है? एक शिक्षक है जिसका के नाम राजेश वेणुगोपाल, मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं उसे, मैंने सिर्फ अखबारों से पढ़ा है। ये मुझे पढ़कर बेहद तकलीफ, नजर से गुजरी थी तो मैंने तत्काल फेसबुक पर शेयर की और मैंने ये प्रोग्राम रखा। उस लड़के का कसूर यह है, वो केरल का रहने वाला है लड़का, उस लड़के का कसूर यह है कि वह वहां के टीचर्स यूनियन का नेता है, विश्व भारती की अध्यापक सभा का सेक्रेटरी है। उसका जानते हो अपराध क्या है? उसका अपराध यह है कि वह एकेडमिक ब्लॉक में और लाइब्रेरी में वो डेली जाता है 3:30 से और 6:30 के बीच में। अच्छा बताइए, कोई भी शिक्षक अपने विश्वविद्यालय में किसी भी जगह जा सकता है और आ सकता है। वह लड़का लगातार समय पर क्लास करता रहा है, वह शिक्षक लगातार जो भी दायित्व डिपार्टमेंट ने उसे दिए हैं उनको फुलफिल करता रहा है। इसके बाद वह जो समय मिलता है उसे वह अपने पर्दे में, दूसरे लोगों से मिलने में, उनमें खर्च करता है। अब आप बताइए कि एक यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक, और वो भी टीचर्स यूनियन का नेता, जा रहा है रेगुलर, तो इसमें कौन सा क्राइम है? लेकिन उसे इस क्राइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। चिंता की बात यह है सवाल यह है कि क्या वो अकेला है ऐसा जिसके साथ ऐसा हुआ है? जी नहीं। जो नरेंद्र मोदी के सुशासन के रोज कसीदे पढ़ते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी ने कुशासन के नाम पर जो शिक्षा में जो अपराध किए हैं उसके लिए जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। अब दूसरा विश्वविद्यालय होगा जो जाना जाएगा, वह है विश्व भारती। वहां आज 2 साल पहले, और कुछ महीने हो गए, 2 साल पहले नवंबर 2018 में विद्युत चक्रवर्ती नाम के एक प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाया गया। मैं नहीं जानता विद्युत चक्रवर्ती को, मुझे कोई लेना देना, तमाम किस्म के जो सेवा शुश्रूषा करके ही अपने एकेडमिक्स में बड़े होते हैं, मैं उनसे कोसों में दूर रहता हूं। विद्युत चक्रवर्ती के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं वो कितने अक्लमंद हैं और कितने सुशासन और अच्छे मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं अब उनका एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के नाम पर और काम पर जो रिजल्ट देख रहा हूं वो बहुत चौंकाने वाला है। पिछले 2 साल में विद्युत चक्रवर्ती ने तकरीबन 2 दर्जन शिक्षक और कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है, और वो भी शांति निकेतन में। विश्व भारती में कभी इतने शिक्षक कभी सस्पेंड नहीं किए गए और इतने कर्मचारी कभी सस्पेंड नहीं किए गए। और ये जो 2 दर्जन के करीब जो लोग सस्पेंड और टर्मिनेट किए गए नौकरी से, इनमें 10 सीनियर प्रोफेसर हैं। मेरी तो चिंता होती है इस बात पर कि जब एक शिक्षक दस शिक्षक
सस्पेंड किए जा चुके हैं। उनमें वहां के जो शिक्षक यूनियन का जो बड़ा नेता है, जो प्रेसिडेंट रहा है, उसे जनवरी में सस्पेंड किया। राजेश वेणुगोपाल को अभी इस महीने सस्पेंड किया। कहीं कोई प्रतिवाद नहीं, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, कहीं कोई हंगामा नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। किसी को फुर्सत नहीं है कि शिक्षकों पे जो हमले हो रहे हैं, शिक्षक जो लगातार टर्मिनेट किए जा रहे हैं, लगातार सस्पेंड किए जा रहे हैं, उनको शोकॉज नोटिस थमाए जा रहे हैं, बेवजह शोकॉज नोटिस थमाए जा रहे हैं, वो सवाल किया जाना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी से, वो चूंकि चांसलर हैं, मैं अपील करता हूं कि वे तत्काल इन दो अनकंडीशनली वापस लें। ये जो लोग सस्पेंड किए गए हैं और ये जो लोग जिनको नोटिस, शोकॉज नोटिस थमाए गए हैं, इनका अपराध क्या है जानते हैं? इनका अपराध यह है कि वे विश्व भारती प्रशासन की आलोचना करते रहे और विश्व भारती प्रशासन के नाम पर जो वाइस चांसलर व मोहरे की तरह बिठाया गया है, वह विश्व भारती की कल्चर से एकदम अनभिज्ञ है। वो कहने के लिए बंगाली जरूर है, लेकिन उसे कल्चर का कोई ज्ञान, बंगालियों में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बंगालियों की अच्छी कल्चर, अच्छी सभ्यता, अच्छे वैल्यूज का कोई ज्ञान नहीं है। आपके जान के आश्चर्य होगा कि वाइस चांसलर होते हुए मैंने आज तक कभी किसी वाइस चांसलर को ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। मैंने 27 साल पढ़ाया और मैंने अपने कलकत्ता विश्वविद्यालय में, चाहे जैसी भी भयानक से भयानक घटना हो, मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, अपने 7 साल के अपने छात्र जीवन में मैंने कभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को चीखते हुए और चीख कर बोलते हुए नहीं देखा। विद्युत चक्रवर्ती फैकल्टी काउंसिल की मीटिंग में, टीचरों की मीटिंग में नहीं करते, बल्कि वो चीख चीख बोलते हैं, धमका के बोलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात बता रहा हूं, सबसे खतरनाक बात बता रहा हूं मैं आपको, जो कि मेरी नॉलेज में आई, और ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ये मीडिया में आ चुकी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कभी इस पर। मैं चूंकि यहां रहता हूं तो मैं बंगाल के अखबार पढ़ नहीं पाता, मैं बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन आज मुझे जानबूझ के जब खंगारना शुरू किया तो बहुत ही पीड़ा बैक चीज मेरे सामने से गुजरी और मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए। जिन शिक्षकों ने विद्युत चक्रवर्ती के खिलाफ में, मोदी सरकार के खिलाफ में, उनकी नीतियों के खिलाफ में आवाज बुलंद की, उनके सामाजिक बहिष्कार का कॉल एक वाइस चांसलर ने दिया, जो निंदनीय है। आज तक कभी किसी, आपने कहीं सुना है कि कोई वाइस चांसलर अपने शिक्षकों के बहिष्कार का कॉल दे कि जो शिक्षक उसकी आलोचना करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए? तो नरेंद्र मोदी कहां लेकर जा रहे हैं बंगाल को? बंगाल के शिक्षक सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, सॉफ्ट लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, कल्चर के लिए जाने जाते हैं, प्रतिवाद के लिए जाने जाते हैं, अपनी राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेतनता है उसके लिए जाने जाते हैं। अगर वे लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेतनता व्यक्त करते हैं तो वाइस चांसलर उनके खिलाफ में सामाजिक बहिष्कार का कॉल देता है, और ये शर्मनाक है। विद्युत चक्रवर्ती के अंदर इतनी ताकत कहां से आती है यह देखना होगा, और यह ताकत आती है सिर्फ नरेंद्र मोदी से। तो बंगाल को अगर अपना रास्ता चुनना है तो वो तय कर ले। बंगाल में किसी वाइस चांसलर ने कभी भी, किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बंगाल के इतिहास में कभी भी शिक्षकों के, और खासकर जो शिक्षक उनकी आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके बारे में कभी भी सामाजिक बहिष्कार का कॉल नहीं दिया। तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्युत चक्रवर्ती ने विश्व भारती के नॉर्म्स, फॉर्म्स और तमाम किस्म के रेगुलेशंस को वाइप आउट किया है, एकदम बाईपास किया है।
वहां के शिक्षकों की जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको कि उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति को लिखकर भेजा है, वहां के शिक्षकों ने पीएम को लिखकर भेजा है, पीएम को बाकायदा एक्शन लेना चाहिए, विद्युत चक्रवर्ती को तत्काल हटाया जाना चाहिए। अगर आप सुशासन की एक मिसाल देना चाहते हैं तो आप पहले अपने मोहरे को ठीक कीजिए और उसे हटाइए वहां से। बंगाल की जनता तब सुनेगी आपकी। आपने क्या किया कि आपने एक मतलब लठैत बैठा दिया है। वो उस शिक्षक नहीं, वो तो लठैत है, वो लठैत की तरह काम कर रहा है। और कैसे लठैत की तरह काम कर रहा है, मैं आपको एक नमूना बता रहा हूं आपको उसका, उसकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग का। पूरे देश के साथ घटेगा, सारे देश के शिक्षकों के साथ घटेगा। आप लिख लीजिए इसे। विश्व भारती में एक विभाग है अंग्रेजी डिपार्टमेंट के नाम से। उस विभाग के शिक्षकों को 6 घंटे तक बाकायदा बंद करके रखा गया और उनसे कहा गया कि लिखो, और जो जो कहा गया वो लिखवाने की कोशिश की गई और मजबूरी में शिक्षकों ने लिखा। सोचिए आप, बंदूक की नोक पर, लठैती के नाम पर वो चीजें हो रही हैं वहां। मैं अभी डिटेल्स नहीं जानता, डिटेल्स जानने के बाद मैं जरूर आपसे साझा करूंगा। मैं कोरोना पीरियड में आप शिक्षकों की एकेडमिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कमाल है। इस पीरियड में पूरे में बंगाल में भयानक क्योस है और भयानक अव्यवस्था फैली हुई है। दुकान बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद, सारी असुविधाएं। वो एक ग्रामीण इलाका है जहां ये विश्वविद्यालय, वहां अब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं इस बीच में, कोरोना पीरियड में, कि वो विश्वविद्यालय शिक्षक आए कि नहीं आए, क्लास आए कि नहीं आए। और तो और जो सबसे भयानक है, एक विभाग में दीमक, क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यूनिवर्सिटी बंद थी, विभाग बंद थे, लोग नहीं आ रहे थे। और बंगाल में इन जनरल क्योंकि वहां एक नमी है वातावरण में और उसकी वजह से दीमक लगती है, मिट्टी है वहां, दीमक लगती है उसमें। तो वहां एक विभाग के पूरे रजिस्टर, फाइल, तमाम किस्म की किताबें, इन सबको दीमक खा गई इस बीच में। चूंकि दीमक खा गई किताबों को, फाइल को और चीजों को, तो आपने सोकॉल्ड नोटिस, सस्पेंशन ऑर्डर, ये सब शिक्षकों को थमा दिया। कितना बढ़िया बहाना। और वही शिक्षक टारगेट बनाए गए जो प्रतिवाद करते हैं। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि विश्व भारती एक तरह से ट्रायल है कि बंगाल कैसा होगा। टैगोर वाला बंगाल नहीं होगा, वो मोदी वाला बंगाल होगा, जिसमें बोलने वाले शिक्षकों के खिलाफ में सामाजिक बहिष्कार का कॉल दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ बोलने वाले शिक्षकों को सस्पेंड किया जाएगा, सुकॉल्ड नोटिस दिए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। और तो और उनको कमरे दिए गए थे और यह था कि वो जब भी रहेंगे वो रहेंगे, उनके बाद उनकी पीढ़ियां रहेंगी, जमीन उनकी है। मोदी सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दान की गई चीज को
उन लोगों से छीन लिया और वे लोग अब बेदखल किए जा रहे हैं, वहां से हटाए जा रहे हैं। और आखिरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं यह समझने के लिए बहुत नमूने के तौर पर काफी है। और बंगाल कैसा बनेगा, विश्व भारती का यह ट्रेडिशन रहा है कि वहां जो भी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी जो रिटायर होते रहे, उन रिटायर्ड लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वे लोग अपने जाके हेल्थ सेंटर में अपना चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। वहां दवा नहीं मिलती, लेकिन वहां वो कम से कम ये मेडिकल मिलती रही है, 20 तक मिलती रही है। नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 से यह सुविधा बंद कर दी। क्यों? एक यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन है, नीति है, उसका अपने एक फैसले हैं, उसके तहत वो काम करती रही है। आप कौन होते इसे बंद करने वाले? तर्क यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में चूंकि ऑब्जेक्शन आया था इसलिए हमने ये किया। अरे तो सीएजी की रिपोर्ट में तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए थे, आपने किसी को माना? ऑब्जेक्शन क्या था? चूंकि इनको 1,000 रुपया पर 1,000 रुपया व्यक्ति, अब डॉक्टर की मदद नहीं मिलेगी, मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी, जो गलत है। विश्व भारती जुलाई 2020 तक इस यूनिवर्सिटी के लेवल पर लिया गया निर्णय था, और हर यूनिवर्सिटी को एक स्वायत्त संस्था होने के नाते यह निर्णय लेने का हक है कि उसके जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको क्या बेनिफिट मिले क्या ना मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह बेनिफिट उनसे छीन लिया। अब आप सोचिए नरेंद्र मोदी कहां ले जाएंगे आपको। आपके पास में जो बेनिफिट हैं, बंगाल की जनता के पास में जो बेनिफिट हैं, वो छीने जाएंगे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर के ट्रेडिशन को, जिसको कि 100 साल तक मेंटेन किया गया, और दुर्भाग्य की बात है जब वो 100 साल पूरे कर रहा था वो विश्वविद्यालय, उस समय नरेंद्र मोदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के सपनों में तेजाब छिड़क के वह सुविधा वापस ले ली। ऐसा आपने कभी सेंटनरी सेलिब्रेशन देखा है जहां जो सुविधा रविन्द्रनाथ ने जारी की हो उस सुविधा को प्रधानमंत्री वापस ले ले? घिन आती है। केस शिक्षा का अर्थ है कल्याण, जन कल्याण, लेकिन मोदी के लिए शिक्षा का अर्थ है मुनाफा, ओनली मुनाफा। वाइस चांसलर के पास जब रिटायर्ड लोग गए, पेंशनर गए, और पेंशनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कोई और नहीं दुलाल घोष है, और दुलाल घोष नरेंद्र मोदी के सालार है, वो मजबूर थे प्रतिवाद करने के लिए और प्रतिवादियों के साथ जाने के लिए। तो जब वाइस चांसलर से मिलने गए तो वाइस चांसलर उनसे बोला कि इन लोगों के लिए, ये पेंशनर है ना, ये हेल्थ सेंटर आते, इनके ऊपर अब तक 1,20,00,000 रुपए ये लोग खा चुके हैं, यानी इन पर खर्च हो चुका है। अब आप सोचिए रविन्द्रनाथ टैगोर कितने मतलब निकृष्ट आदमी थे इनकी भाषा में कहें कि इन्होंने अपनी कमाई सारी की सारी विश्व भारती को दे दी। और ये किस तरह के लोग रविन्द्रनाथ के सपनों में, जिसे कहें कि को नष्ट करने के लिए वहां पर बिठा दिए गए हैं, जो कि रविन्द्रनाथ ने जो परंपराएं, जो कन्वेंशन जारी किए, रविन्द्रनाथ ने जिन लोगों को बसाया उनको वो उजाड़ रहे हैं। रविन्द्रनाथ ने जिन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज के लिए साफ कहा कि यहां के कर्मचारी सारी जिंदगी मेडिकल फैसिलिटीज पाएंगे, और इस कन्वेंशन को विश्व भारती ने मेंटेन किया टिल जुलाई 2020 तक, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे छीन लिया।
तो विश्व भारती से बहुत बड़ा मैसेज है जो कि सबके लिए, बंगाल के लिए खास तौर पर, कि बंगाल में जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज ममता सरकार ने क्रिएट की हैं, नरेंद्र मोदी उन फैसिलिटीज को छीनेंगे। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, आप नरेंद्र मोदी को वोट दीजिए। अगर आप इसके खिलाफ हैं और आप सचमुच में रविन्द्रनाथ टैगोर की परंपरा की रक्षा करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को 2016 में 3 सीट थी, इस बार 1 सीट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आचरण से प्रूव किया है कि वे रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों से सहमत नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुयायियों ने कभी विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी इतने लोग सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं किए गए, सिर्फ 2 साल में। तो आगामी जो भविष्य है हिंदुस्तान की शिक्षा का, वो बहुत ही भयानक है। जो लोग सरकार से सहमत नहीं होंगे, जो विश्वविद्यालय प्रशासन से सहमत नहीं होंगे, वे शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये मैसेज कि शिक्षा में किस तरह से आतंक, शिक्षा में किस तरह से असहयोग और शिक्षा में किस तरह से दमन विश्व भारती में चल रहा है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और आप तय मानिए, बंगाल के लोग तो छोड़ेंगे नहीं। बताने की जरूरत है, लोग नहीं जानते, उन्हें सिखाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने मूर्खता के महिमा मंडन को और मूर्खता के प्रति आकर्षण को जनप्रिय बनाया है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। भारत का मतलब मूर्ख देश नहीं है, और यह बात तभी सिद्ध होगी जब आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ में उठ खड़े होंगे। और यह विधानसभा चुनाव का मौका है। लोग देखेंगे आपको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर फेक प्रोपेगेंडा में विश्वास करता है, रविन्द्रनाथ के किसी भी विचार को नरेंद्र मोदी के आचरण में आप देख नहीं सकते। नरेंद्र मोदी को हराना, नरेंद्र मोदी को घर वापस भेजना बेहद जरूरी है, और हारे बिना नरेंद्र मोदी घर वापस नहीं जाएंगे, वो पीएम हाउस में रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी के घर वापसी का इंतजाम, ये निर्णय लिया ही जाना चाहिए, बाय बाय। और ये सबक लिया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी खुदा ना खास्ता जीत गए आपकी, लागू की हैं। ममता ने अनेक स्कीम लागू की, मैं उनके अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं अलग से उस पर बात करूंगा। लेकिन यह बहुत जरूरी है ये कि आपके पास में जो कुछ उपलब्ध है वो आज दांव पर लगा हुआ है। आपके शिक्षक दांव पर लगे हुए हैं, आपके विश्वविद्यालय दांव पर लगे हुए हैं, आपकी पूरी की पूरी एजुकेशन दांव पर लगी हुई है, आपका देश और देश का किसान। सोचिए, रविन्द्रनाथ के दृष्टिकोण में था जन कल्याण सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य। तो रविन्द्रनाथ के उपदेशों से जो कायल है, जो मानता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसके लिए किसानों के पास जाने का समय ही नहीं। आपको नरेंद्र मोदी के आचरण से लगेगा किसान नाम की कोई समस्या ही नहीं है। किसान यूएनओ तक जा रहे हैं, किसानों के पक्ष में दुनिया के हर बड़े फोरम पर आवाज उठ रही है। लाखों की संख्या में किसान आज भी बॉर्डर पर, दूसरे इलाकों में जगह जगह मीटिंग, पंचायतें, प्रोटेस्ट के नए नए फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यह कैसा अनुयायी पैदा हुआ है रविन्द्रनाथ का, जिसके आचरण में जन कल्याण आता ही नहीं है, जन आता ही नहीं है। जी नहीं, मैं रिपीट करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी का
रविन्द्रनाथ टैगोर के नजरिए से कोई लेना देना नहीं है। नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का लेना देना है हेडगेवार और गोलवलकर के दृष्टिकोण के साथ। नरेंद्र मोदी पक्के अनुयायी है मोहन भागवत के। नरेंद्र मोदी के विचारों में गांधी नहीं होते, गांधी नहीं होते, पटेल नहीं होते, कोई नहीं होता। फ्रीडम मूवमेंट में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, देश में उदार राजनीति को जन्म दिया, उदारवादी माहौल बनाया, नरेंद्र मोदी नेता को नहीं मानते। वो उनके आचरण का हिस्सा नहीं है। वो किसे मानते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हेडगेवार, गोलवलकर और मोहन भागवत, वे उनके आइकॉन हैं, वे उनके विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके न तो आइकॉन रहे न उनके प्रेरणा स्रोत रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर का वे सिर्फ दुरुपयोग करना जानते हैं। वो टैगोर का सिर्फ दुरुपयोग करना जानते हैं। वह टैगोर के विचारों से सहमत नहीं है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से यह विनती है कि जो मूर्खता का जो एक परिदृश्य और मूर्खता के प्रति जो आकर्षण का भाव की जो एक